इस वीडियो में हम सदिशों के गुणनफल से संबंधित कुछ अवधारणा युक्त सवाल करेंगे। तो स्क्रीन पर हमारे सामने इस प्रकार के 6 सवालों की सूची है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इनमें से प्रत्येक सवाल को पढ़कर यह देखिए कि क्या आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद में हम इनके उत्तर साथ में मिलकर ज्ञात कर लेंगे। अब आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल है, यदि a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0 और a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, यानी यदि ये दोनों चीजें सत्य हैं, तो हम b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए, यदि a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0 है तो हमें यहां से मापांक a वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। क्योंकि ये दोनों सदिश a वेक्टर व a वेक्टर समान हैं, तो इनके मध्य का कोण 0 है और cos ऑफ 0 1 होता है, तो इनका अदिश गुणनफल आ जाएगा मापांक a वेक्टर गुणा मापांक a वेक्टर, जो कि मापांक a वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, यदि इनका अदिश गुणनफल 0 है तो यहां पर मापांक का स्क्वायर भी 0 होगा और मापांक भी 0 होगा। तो इसका मतलब है कि यह a वेक्टर एक शून्य सदिश यानी कि 0 वेक्टर है, अर्थात a वेक्टर का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड 0 है। अब जब हम किसी शून्य सदिश का किसी भी अन्य सदिश के साथ अदिश गुणनफल करेंगे तो परिणाम में हमें सदैव 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि समस्त सदिश b वेक्टर के लिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 होगा। क्योंकि देखिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आएगा, a वेक्टर का परिमाण गुणा b वेक्टर का परिमाण गुणा cos ऑफ थीटा, और हमेशा a वेक्टर का परिमाण तो 0 है, तो इसका मतलब है कि समस्त सदिश b वेक्टर के लिए यह 0 आएगा। अब हम इस b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। यह तो वही बात हो गई कि 0 गुणा x बराबर 0 है। तो अब इस x के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। 0 गुणा x तो सदैव 0 ही होगा। इसी प्रकार इस b वेक्टर के बारे में भी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि या तो a वेक्टर बराबर 0 वेक्टर या b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। तो यह तो काफी अर्थपूर्ण है, क्योंकि देखिए, इन दोनों सदिशों a वेक्टर या b वेक्टर में से यदि कोई शून्य सदिश है तो इनका अदिश गुणनफल 0 आएगा। अर्थात यदि आपके पास में शून्य सदिश होते हैं तो उनका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड 0 होता है और अदिश गुणनफल करने पर भी हमें 0 ही मिलता है। किंतु इसका विलोम यानी कि कन्वर्स सत्य होना आवश्यक नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य एक उदाहरण से बताइए। तो आइए इसके बारे में हम सोचते हैं। तो यह कह रहा है, यदि इन दोनों में से एक शून्य सदिश है तब इनका अदिश गुणनफल 0 आएगा, किंतु यदि इनका अदिश गुणनफल 0 है तब यह सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी कि इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो इसे हम कैसे स्पष्ट करेंगे। अब यदि हम इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल लिखना चाहें तो वह आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर मापांक a वेक्टर गुणा मापांक b वेक्टर गुणा cos ऑफ थीटा। तो यहां पर हमें ये 3 पद दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 2 पद तो इन सदिशों के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड्स हैं, और यह तीसरा पद इन दोनों सदिशों के मध्य के कोण का cos है। अब देखिए, यदि हमें यह अदिश गुणनफल 0 चाहिए तो इसके लिए या तो मापांक a वेक्टर 0 होगा या मापांक b वेक्टर 0 होगा, और यदि ये दोनों ही 0 नहीं हैं तब भी यह अदिश गुणनफल 0 हो सकता है यदि यह cos ऑफ थीटा 0 आ रहा हो। तो हम कहेंगे cos ऑफ थीटा बराबर 0 भी अदिश गुणनफल को शून्य बना देता है। अब इसका मतलब है कि यह विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि cos थीटा 0 होने पर हमें यह अदिश गुणनफल 0 मिल सकता है। और cos थीटा 0 कब होगा, cos थीटा 0 होने पर हमें थीटा बराबर पाई बट्टा 2 मिलेगा, यानी यह लंबवत सदिशों अर्थात परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए सत्य है। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास 2 अशून्य सदिश यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और वे एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों का अदिश गुणनफल हमेशा 0 आएगा। चलिए इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर i कैप डॉट j कैप ये दोनों अशून्य सदिश हैं, तो इनका अदिश गुणनफल देखिए क्या आएगा, मापांक i कैप गुणा मापांक j कैप गुणा cos ऑफ पाई बट्टा 2, और यह पाई बट्टा 2 इन दोनों के मध्य का कोण है। तो देखिए, cos पाई बट्टा 2 0 होता है, तो इससे यह अदिश गुणनफल 0 बन जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो अब इस प्रश्न में अदिश गुणनफल एवं सदिश गुणनफल दोनों ही 0 हैं। तो हम a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आइए इसके बारे में सोचते हैं।
यहां पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा मापांक a वेक्टर गुणा मापांक b वेक्टर गुणा कॉस ऑफ थीटा, और यह 0 के बराबर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आएगा मापांक a वेक्टर गुणा मापांक b वेक्टर गुणा साइन ऑफ थीटा गुणा n कैप, जहां पर n कैप a वेक्टर और b वेक्टर के लंबवत एक मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर है, और यह संपूर्ण चीज 0 वेक्टर के बराबर है। अब सोचिए कि हम a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने अदिश गुणनफल में देखा था, यह अदिश गुणनफल 0 होने के लिए इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज 0 आ जानी चाहिए, यानी या तो इनके परिमाण 0 हो जाए या यह कॉस ऑफ थीटा 0 हो जाए। उस स्थिति में a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 आ जाएगा। अब इसी लॉजिक का उपयोग हम सदिश गुणनफल में भी कर सकते हैं। यह सदिश गुणनफल a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 वेक्टर होने के लिए इन चारों चीजों में से कोई भी चीज 0 हो जानी चाहिए। अब देखिए यह जो चौथी चीज है n कैप, यह तो एक मात्रक सदिश है और यह कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका तो नाम ही मात्रक सदिश है। इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस सदिश गुणनफल को 0 वेक्टर करने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, मापांक a वेक्टर, मापांक b वेक्टर व साइन थीटा। यदि इनमें से कुछ भी 0 हो जाता है तो यह सदिश गुणनफल 0 वेक्टर आ जाएगा। अब यह सोचिए कि ये दोनों 0 साथ में कब हो सकते हैं, और क्या ये दोनों साथ में 0 तब हो सकते हैं जब ये दोनों सदिश अशून्य यानी कि नॉन जीरो हैं। तो यह सोचिए कि यदि a वेक्टर व b वेक्टर अशून्य सदिश हैं तो क्या ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो यह चीज तभी सत्य हो सकती है जब कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एक साथ 0 के बराबर हों, और यह संभव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी कोण नहीं है जिसके लिए कॉस और साइन दोनों 0 के बराबर आ रहे हों। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा बराबर 0 दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। अब यदि हमें यह अदिश गुणनफल और यह सदिश गुणनफल दोनों एक साथ 0 के बराबर चाहिए तो इन परिमाणों में से कम एक परिमाण 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर इनमें से कम एक सदिश शून्य सदिश यानी कि 0 वेक्टर है, या तो a वेक्टर एक शून्य सदिश है या b वेक्टर एक शून्य सदिश है, और इसी स्थिति में यह अदिश गुणनफल और यह सदिश गुणनफल दोनों 0 के बराबर आएंगे। अब आइए अगला पढ़ते हैं। यदि या तो a वेक्टर बराबर 0 वेक्टर या b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो यहां पर यह काफी अर्थपूर्ण है, क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई शून्य सदिश होता है तो इनका सदिश गुणनफल भी एक शून्य सदिश आएगा, किंतु इसका विलोम यानी कि कन्वर्स सत्य होना आवश्यक नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य एक उदाहरण से बताइए। हमने यह स्थिति अभी अभी देखी है। यदि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है तो इन तीनों में से कुछ भी 0 हो सकता है, यानी कि यहां पर अशून्य सदिशों से भी हम इस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को 0 वेक्टर बना सकते हैं, और यह हम इस साइन थीटा को 0 बनाकर कर सकते हैं। तो यदि साइन थीटा बराबर 0 है तो हमें यहां से थीटा बराबर 0 मिलेगा। तो यह हम संरेख सदिशों यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स के लिए देख सकते हैं। तो यदि हम i कैप क्रॉस i कैप ज्ञात करेंगे तो ये दोनों अशून्य सदिश हैं और इनका सदिश गुणनफल भी हमें 0 वेक्टर मिलेगा। और यह 0 वेक्टर क्यों है? क्योंकि यहां पर साइन ऑफ 0 आ रहा है, जिसके कारण यह 0 वेक्टर बन जाएगा। अब आइए बचे हुए दोनों को देखते हैं। तो यह है यदि a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यानी कि यह सदिश इन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर है, तब क्या मापांक a वेक्टर बराबर मापांक b वेक्टर प्लस मापांक c वेक्टर। तो देखिए इन दोनों मापांकों का योग करने पर क्या हमें यह मापांक मिलेगा? क्या यह सत्य है? तो आइए इसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम जानते हैं कि जो मापांक a वेक्टर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, तो मापांक a वेक्टर को हम लिख सकते हैं मापांक b वेक्टर प्लस c वेक्टर। यह किसके बराबर होना चाहिए? यह बराबर होना चाहिए मापांक b वेक्टर प्लस मापांक c वेक्टर। तो क्या यह सत्य है? आइए इसके बारे में सोचते हैं। तो यदि यहां पर इसकी हम दृश्य रूप में कल्पना करें, मान लीजिए यह सदिश b वेक्टर है और यह सदिश c वेक्टर है। तो अब देखिए, यदि हम यहां पर योगफल के त्रिभुज नियम यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का उपयोग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह सदिश b वेक्टर प्लस c वेक्टर आएगा। अब यदि हम इन सदिशों के परिमाणों की बात करते हैं तो यह तो है मापांक b वेक्टर,
यह है मापांक सी वेक्टर और यह होगा मापांक बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यदि हम इन दोनों का योग करते हैं यानी कि मापांक बी वेक्टर प्लस मापांक सी वेक्टर करते हैं तो वह इस मापांक बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से अधिक आएगा। और यहां पर तो यह बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर आना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी एक स्थिति देख ली है जिसमें मापांक बी वेक्टर प्लस मापांक सी वेक्टर बड़ा है मापांक बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। तो हम लिखेंगे कि यह सत्य हो सकता है किंतु यह सदैव सत्य नहीं है। तो यह सत्य कब होगा? यह सत्य तब होगा जब इस त्रिभुज का निर्माण करना संभव नहीं हो, यानी कि ये सदिश समान दिशा में हो। तो इस स्थिति में यह पीली लंबाई और यह नीली लंबाई, इनका योग करने पर हमें यह नारंगी लंबाई मिल जाएगी। तो हम कहेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है, किंतु यह तब सत्य है जब इस त्रिभुज का निर्माण करना संभव नहीं हो और यहां पर बी वेक्टर व सी वेक्टर की दिशा समान हो। अब आइए आखिरी पढ़ लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण के किन मानों के लिए हमें मापांक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मापांक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर अशून्य सदिश हैं। तो हमें यहां पर ए वेक्टर व बी वेक्टर के अदिश गुणनफल का परिमाण ए वेक्टर व बी वेक्टर के सदिश गुणनफल के परिमाण के बराबर चाहिए। हमें बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण के किन मानों के लिए यह घटित होता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका परिमाण क्या आएगा? यह आएगा मापांक ए वेक्टर गुणा मापांक बी वेक्टर गुणा, चूंकि हम यहां पर परिमाण याद कर रहे हैं तो हम यहां पर धनात्मक मान लेंगे, तो गुणा में मापांक कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा और यह बराबर होगा मापांक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आएगा? देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मापांक लेते हैं तो वह आएगा मापांक ए वेक्टर गुणा मापांक बी वेक्टर गुणा मापांक साइन थीटा। और यहां पर जो एन कैप यानी कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश है, यदि उसका परिमाण ज्ञात करते हैं तो वह 1 होगा। तो अब देखिए, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर अशून्य सदिश हैं तो इनके परिमाण शून्य नहीं हो सकते हैं। तो ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण ये दोनों पक्षों में से कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा मापांक कॉस ऑफ थीटा बराबर मापांक साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, मापांक कॉस थीटा बराबर मापांक साइन थीटा एक तो तब होता है जब थीटा बराबर पाई बट्टा 4 हो, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, और जब थीटा बराबर 3 पाई बट्टा 4 होगा तब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे। तो देखिए, हमें थीटा के दो मान मिलेंगे, पाई बट्टा 4 यानी कि 45 डिग्री और 3 पाई बट्टा 4 यानी कि 135 डिग्री। तो जब थीटा बराबर पाई बट्टा 4 है तो साइन पाई बट्टा 4 होता है 1 बट्टा वर्गमूल 2 और कॉस पाई बट्टा 4 होता है 1 बट्टा वर्गमूल 2। तो इस प्रकार ये दोनों यहां पर बराबर आ जाएंगे, इनके मापांक लेने पर भी ये दोनों बराबर होंगे। और इसी प्रकार जब थीटा बराबर 3 पाई बट्टा 4 है तो साइन ऑफ 3 पाई बट्टा 4 तो होता है 1 बट्टा वर्गमूल 2 और कॉस ऑफ 3 पाई बट्टा 4 होता है माइनस 1 बट्टा वर्गमूल 2। किंतु हम इनके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, तो हम केवल धनात्मक मान लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे।